हर दिन खबर क्या आ रही है, आज 10 नक्सली मारे गए, 20 नक्सली मारे गए, 40 नक्सली मारे गए, इस तरह की खबर आ रही क्या नहीं आ रही। लेकिन जवान कितनी मेहनत करके वहां पहुंच रहे हैं, ये आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा। बहुत दिन से ग्राउंड रिपोर्ट आपने नहीं देखी है, सिर्फ आपने एनकाउंटर की खबर देखी है। लेकिन आज इसी जंगल में हुआ है मुठभेड़, 18 नक्सलियों का एनकाउंटर, जहां पर मेरे सहयोगी संजय ठाकुर और संजू राव दिखाई दे रहे हैं। ये पहुंचे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए। तारीख 3 दिसंबर 2025, बीजापुर में मौजूद हकवार के घने जंगलों में गोलियों की आवाज गूंज उठी। लंबे वक्त के बाद जवानों और माओवादियों के बीच बड़ा एनकाउंटर हुआ है, इसलिए ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाना जरूरी है। पूरी खबर देखो। भीषण गोलीबारी के बाद जब मुठभेड़ खत्म हुई तो 18 माओवादी मारे गए, लेकिन इस ऑपरेशन में हमारे 3 जवान भी शहीद हो गए। मारे गए नक्सलियों के शव और बरामद हथियार तो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। लेकिन मानसून का सीजन खत्म होने के बाद इतनी बड़ी मुठभेड़ कैसे हुई, आखिर किस तरह इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी का पता चला, और जिस इलाके में मुठभेड़ हुई वो इलाका कितना खतरनाक है, ये सभी सवाल अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो इन सवालों के जवाब संजय ठाकुर ढूंढ कर लाएं। पूरे ऑपरेशन की जमीनी हकीकत दिखाने के लिए हमारे सहयोगी संजय ठाकुर अपने कैमरामैन संजू राव के साथ ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां पहुंचना आसान नहीं था। संजय ठाकुर ने 35 किलोमीटर की यात्रा की, लेकिन इतने में ही 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। मोटरसाइकिल के सहारे हमारे साथी कच्ची पगडंडियों और नदियों को पार करके हकवार गांव से करीब 5 किलोमीटर पहले तक पहुंच गए। फिर यहीं अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर क्या किया, हमारे रिपोर्टर पैदल सफर पर निकल गए। इन रास्तों में हमेशा प्रेशर आईडी का खतरा बना रहता है। यानी क्या, जिप से लेना जरा, यानी क्या आपको पता है? आपको क्या मैं बता रहा हूं, आप ऐसे जमीन पर चल रहे हैं, किसी भी जगह पे आप ऐसे पैर रखेंगे वो ब्लास्ट हो जाएगा। मुझे याद है बहुत अच्छे से अपनी पहली रिपोर्टिंग, जब 16 जवानों की शहादत हुई थी और मैं वहां गया था। हुआ क्या था आपको बता देता हूं, एक छोटी सी कहानी कि उस समय मैं नया रिपोर्टर बना था और भाग कर गया ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए। जल्दबाजी में मैंने क्या किया कि जहां ये मुठभेड़ हुई थी वहां घुस गया। फिर बम स्क्वाड की टीम आई, बीएसएफ की, और उन्होंने मुझे बहुत डांटते हुए कहा वहां से भागो, वापस आओ, क्योंकि मैं जहां गया था रिपोर्टिंग करने, ये जमीन है, आप समझिए ये जमीन है, मैं ऐसे चल रहा हूं और हर जगह घूम रहा हूं रिपोर्टिंग करने की। देखिए यहाँ टिफिन बम है, यहाँ तार है। जब मैं लौट कर आया वहीं 2 घंटे तक खड़ा रहा, और 2 घंटे के बाद जब पूरा बीडीएस की टीम ने, बम स्क्वाड की टीम ने निकाल लिया, कम से कम 10 टिफिन बम निकले थे वहां से। किसी भी टिफिन बम में मेरा पैर पड़ता तो ब्लास्ट हो जाता और मैं कहां आपके बीच होता। तो ऐसे पगडंडी रास्ते में, इसके अलावा क्या होता है, आप ऐसे ऐसे चलते रहिए। ये जो आपको ये पूरा दिख रहा है ना प्लेन समतल जमीन, ऐसे ही जमीन होती है, उसके नीचे स्पाइक होल्स लगे रहते हैं। स्पाइक होल्स मतलब क्या, बहुत ही कटीले जो है वो रॉड, लोहे के रॉड, और ऊपर से क्या कर देते हैं, वो पत्ते बिछाकर उसके ऊपर रेत डाल देते हैं। लोग चलते जाएंगे, उनको लगेगा ये तो जमीन है। आप किसी वक्त जाएंगे, आपका पैर पड़ेगा और आप सीधे गड्ढे के अंदर समा जाएंगे और आपकी जान चली जाएगी। ये वो रास्ते हैं। इसके अलावा क्या है, ये प्रेशर बम तो बता दिया आपको, प्रेशर आईडी, ये स्पाइक होल्स बता दिया। इसके अलावा अगर वहां जंगल में नक्सली बैठे हैं तो आईडी ब्लास्ट करते हैं तार के सहारे। उस ब्लास्ट को अगर करते हैं तो चीथड़े उड़ जाते हैं, किसी की जान नहीं बचती। ऐसे रास्तों को तय करके हमारे सहयोगी कहां गए, कैंप 2 कहां गए? मुश्किलों के बाद हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो तक पहुंचने में कामयाब रहे। मुठभेड़ स्थल पर नक्सलियों की गुप्त चीज हाथ लगी। नक्सली जिस कोड वर्ड में बातचीत करते हैं वो भी विस्तार न्यूज के कैमरे पर सामने आया। ग्राउंड जीरो तक संजय ठाकुर कैसे पहुंचे और इलाका कैसे, रिपोर्ट में देखें। 3 दिसंबर को नक्सली और जवानों के बीच एक भीषण मुठभेड़ होती है। बीजापुर के हकवार गांव में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 18 माओवादी मारे गए, 3 जवान भी शहीद हुए। फिलहाल ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट करने हम उसी हकवार गांव पहुंचे हैं और यही वो पहाड़ियां हैं जिसके आसपास ये पूरा इनकाउंटर हुआ था। फिलहाल जब मैं इस जंगल में दाखिल हो रहा था, इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा था, तो सबसे पहले मुझे ये जगह नज़र आई जहाँ जवानों ने नक्सलियों के पास जो सामान उन्होंने जब्त किया था उसे जला दिया था। आपको ये चाकू नज़र आएंगे। फिलहाल ये गर्म है, आग कुछ देर पहले ठंडी हुई है, इसका जो लकड़ी या प्लास्टिक का हिस्सा होगा वो जल चुका है,
यहाँ स्क्रू ड्राइवर आपको दिखेगा, कुछ अन्य सामान जो है जैसे ये प्लेट है, प्लेट में भी गोली के निशान आपको नज़र आएंगे। गोली इस प्लेट को चीरते हुए निकल गई। मुझे और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ नज़र आई, ये एक चिट्ठी है। दरअसल ये गोंडी भाषा में लिखी हुई चिट्ठी है। जब हमने बहुत समझने की कोशिश की, हमारे पत्रकार साथियों ने जो गोंडी जानते हैं, तो ये समझ आया कि दरअसल ये एक कोडवर्ड है। जब नक्सली आपस में वायरलेस सेट में बातचीत करते हैं तो वो कोडवर्ड में बातचीत करते हैं। इसका कोडवर्ड ऐसा है, दुश्मन का कोडवर्ड है प्याज 800, यानी अगर वो वायलेट सेट पे कहते हैं प्याज 800 यानी इसका मतलब है दुश्मन। दुश्मन इतके यानी दुश्मन आ रहा है का मतलब है प्याज 24 kg। दुश्मन वाया मुंतूर यानी दुश्मन करीब आ रहा है, इसका मतलब है प्याज 25 kg। दुश्मन वातुर, इसका मतलब है दुश्मन ऊपर चढ़ रहा है। जो मुझे गोंडी क्योंकि मुझे आती कम है, मुझे बताया मेरे साथियों ने, तो ये अलग अलग इसके लिए कोडवर्ड जो है ये उपयोग किया गया है। दुख के ऊपर का हिस्सा नज़र आएगा, ये जब यहाँ लगातार फायरिंग चल रही थी तो ये हिस्सा टूट कर गिर गया। यहाँ खून के अन्य निशान आपको नज़र आएंगे। यहाँ किसी नक्सली का 100 जो है वो पड़ा होगा कि ये चाकू को रखने का केस है। ये जब नक्सली अपने साथ चाकू लेके चलते हैं तो चाकू से चोट ना लगे, इसलिए इस तरह के केस का उपयोग करते हैं। ये चाकू रखने का केस है, ये उनके बंदूक का हिस्सा हो सकता है। और देखिए यहाँ पे ये 2 गोलियाँ आपको नज़र आएगी। अब गोलियों के भी 2 हिस्से होते हैं। ये होता है खोखा, इसमें गन पाउडर भरा होता है। जब यहाँ इसे आप ट्रिगर करते हैं तो ये सामने का हिस्सा जो है, दरअसल बुलेट ये होती है, ये सामने निकलती है तेज़ी से, और ये जाके अगर किसी के शरीर में धंस जाए तो सोचिए अगर इतना बड़ा हिस्सा आपके शरीर में घुस जाए तो आपको नुकसान तो होगा ही। ये कितनी ताकतवर होती है आपको यहाँ नज़र आएगा। इस पेड़ को एक गोली ने चीर दिया है। ऊपर आपको एक और गोली का निशान नज़र आएगा, ऊपर एक और निशान आपको नज़र आएगा, और एक निशान ऊपर आपको जो है दिखेगा। तो इससे समझ आता है कि इस इलाके में नक्सलियों और जवानों के बीच लंबी फायरिंग चली। बीजापुर की ये जंगल इतने घने हैं कि यहाँ ड्रोन से निगरानी की जाए तो भी जंगलों के अंदर नक्सली दिखाई नहीं देते। इन जंगलों में बसे गांव को नक्सलियों ने बीते 4 दशक से अपनी विचारधारा और दहशत में जकड़ कर रखा है। एनकाउंटर के बाद मुठभेड़ स्थल शांत है। कुछ समय पहले तक जो जंगल गोलियों की आवाज से दहल रहे थे, जहां अब खामोशी हैं। पेड़ों पर गोलियों के निशान जरूर हैं, जमीन पर कारतूस के खोखे बिखरे पड़े हैं। जले हुए नक्सल साहित्य और डेटोनेटर मुठभेड़ की कहानियां बयां कर रहे हैं। नक्सल साहित्य में चीन, फ्रांस और रूस जैसे देशों का जिक्र मिला है। ग्राउंड जीरो पर क्या क्या मौजूद है, हमारे साथी संजय एक और ग्राउंड रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। पूरे जंगल में अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुए, लगातार नक्सली मारे जाते रहे, लेकिन नक्सलियों की ताकत भी काफ़ी थी। नक्सलियों के पास बड़े हथियार थे। यही वजह है कि डीआरजी के 3 जवान भी इस इनकाउंटर के दौरान शहीद हो गए। यहाँ लेकर आए थे क्योंकि मैं वॉक थ्रू करने रुक गया तो वो आगे निकल गए हैं, और इस जंगल में अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ आगे चले गए। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। फिलहाल मैं शायद भटक गया हूँ। जो ग्रामीण मुझे यहाँ लेकर आए थे वो कहीं आगे बढ़ गए हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ ग्रामीण को ढूंढने की, ताकि जो एक्चुअल एनकाउंटर स्पॉट है वो तो यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे है। इस पहाड़ी को पार करना होगा, उसके बाद उस इलाके तक पहुँचेंगे। और देखिए जहाँ ये इनकाउंटर हुआ वहाँ जो नक्सलियों के पास से सामान मिला है, फिलहाल जवानों ने उस सामान को इकट्ठा किया और यहाँ से निकलने से पहले उस सामान को जला दिया। ये है डेटोनेटर। बहुत आपने इसके बारे में सुना होगा। जब भी नक्सली किस तरह की आईडी बनाते हैं, आईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, तो इसी डेटोनेटर का उपयोग करते हैं। तो फिलहाल नक्सलियों का जो सामान फोर्स को मिला उसके पास से उन्हें ये डेटोनेटर भी मिला। देखिए बहुत सारे डेटोनेटर हैं, बैटरी है, तार है, और ये उनका पाउच है। उसमें कुछ सामान आपको नज़र आएगा, जैसे पेस्ट वगैरह नज़र आएगा। नक्सली अपने साथ इस तरह के सामान लेकर चलते हैं। ये नक्सलियों का साहित्य है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें उन्होंने बताया है कि जो एक संगठन का व्यक्ति है उसको क्या क्या काम करना है। इसे इन्होंने गोंडी, ये भाषा है, भले इसे इन्होंने देवनागरी लिपि में ही लिखा है। आगे पन्ने पे आप जाते हैं तो आपको नज़र आएगा, यहाँ इन्होंने चीन देश का जिक्र किया है, जापान का जिक्र है, पहले विश्व युद्ध 1914 तिंची 1918 एवना ताकता साम्राज्यवादी युद्ध आंदू,
पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, इसका इन्होंने यहाँ जिक्र किया है। आगे अगर आप देखते हैं तो उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बारे में लिखा है। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से सितंबर महीना से शुरू हुआ और जर्मनी, जापान, इटली ये देश इसमें शामिल होते हैं। दूसरी तरफ से अमेरिका, फ्रांस जैसे देश थे। इस बारे में इन्होंने यहाँ विस्तार से लिखा है। अब दरअसल यहाँ चीन का जिक्र है, यहाँ फ्रांस क्रांति का जिक्र है, रूस की क्रांति का जिक्र है। कारण यह है, देखिए माओ की रेड बुक का जिक्र है। इस तरह की कई 100 पेजेस की हमने इनकी किताबें देखी है। का सेविंग किट है, यहाँ आपको बहुत सारी ब्लेड्स नज़र आएगी। ये जो होती है ना सेविंग ब्लेड जो होती है, जो हम लोग यूज़ करते हैं घर में, ये नक्सली अपने साथ इस तरह की किट लेके चलते हैं। एनकाउंटर स्पॉट के बगल में ही ग्रामीणों का घर है। गांव वाले ने विस्तार न्यूज़ को पूरे ऑपरेशन की कहानी बताई। साथ ही यह भी बताया कि नक्सलियों से लोहा लेने के साथ ही फोर्स ने ग्रामीणों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा। नक्सली जंगल में छिपकर ऑटोमेटिक हथियारों से जवानों पर आधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से नक्सलियों की गोलियां ग्रामीणों के घरों तक पहुंच रही थी। कई गोलियां ग्रामीणों के घर और छतों पर लगी हैं। जानवरों को भी नुकसान पहुंचा। इस दौरान जवानों ने सभी गाँव वालों को सुरक्षित उनके घरों के अंदर किया ताकि किसी को गोली ना लगे। फिर जवानों ने घरों के सामने पोजीशन ली और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। रात भर जवान जंगलों में नक्सलियों को घेर कर डेरा जमाए रहे। फिर अगले दिन सुबह होते ही जवानों ने नक्सलियों को पर फिर से हमला कर दिया और कुल 18 माओवादी मारे गए। मुठभेड़ की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देख लीजिए, गांव वाले बता रहे हैं। जब ये गोलियां चली, क्योंकि दोनों ओर से गोलियां चल रही थी, बहुत भीषण ये फायरिंग थी, लगभग दिन भर ये फायरिंग होती रही, तो इस घर की छत पर भी जो है गोलियां लगी थी। दरअसल जब यहाँ ये पूरा इनकाउंटर चल रहा था तो इस बकरे के पैर में भी गोली लगी और ग्रामीणों ने ही इसका फिलहाल ये उपचार किया है। अगर आप तस्वीरों में देख पाएँ तो आपको पट्टी इसके पैर पर नज़र आएगी। उसे चलने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या हुआ था उस दिन 3 तारीख को यहाँ? जी मुठभेड़ हुआ सर। कितने बजे शुरू हुआ? सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो गए सर। और कब तक चला? 6 बजे तक सर। शाम को 6 बजे तक? जी। अच्छा, 4 तारीख को भी कुछ हुआ क्या? जी 4 तारीख को सुबह भी मारे सर, पेरिंग चला है। अच्छा, तो जब मतलब कितना आवाज़, गोलियों कितना आवाज़ आ रहा था यहाँ पर? तो एकदम धड़ाधड़ पटापट आ रहा था सर। कहाँ से कहाँ तक इनकाउंटर चला, मतलब कितना दूर होगा? पहला इनकाउंटर कहाँ हुआ? सुबह इधर है सर, यही आखवा गाँव में, इधर थोड़ा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहली बार हुआ सुबह? जी। उसके बाद इधर हुआ, उसके बाद यहाँ पूरा शाम तक ही इधर उधर भगा के मारे सर। नक्सली उसके बाद भागने लगे और उसके बाद इस पहाड़ी से होते हुए नक्सली जो है आगे गए। इनकाउंटर हो रहा था, जब गोलियों की आवाज़ चल रही होगी तो घर वाले तो डर गए होंगे। आपके घर में ही थे वो लोग? जी घर में थे सर। अंदर भेज दिए हमने जवान लोग, यहाँ गोली उधर लगेगा, अंदर जाओ बोल के लगे। फिर छत के ऊपर भी, नीचे भी वो कपड़ा टूटा है और नीचे गिरा है। ये आप देखिएगा, ये खपरेल और सीट जो है ये टूट चुकी है। तो ये नज़र आएगा कि यहाँ से जो है गोली जो है वो निकल के आगे गई थी। इस तरह की बहुत सी रिपोर्ट हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की है। पता है होता क्या था, जब जाते थे और जब इस तरह का नुकसान होता था, या तो जवानों की, पहले तो जवानों की शहादत ही होती थी। उस नुकसान के पास पहुंचने के लिए बड़े बड़े सीआरपीएफ के, राज्य पुलिस के जो अधिकारी थे वो कहते थे रुक जाओ, अभी डीमाइनिंग नहीं हुई है। यानी पार्थिव शरीर जवानों का लाने के लिए ये खतरा होता था उस इलाके में कि कहीं उस पार्थिव शरीर में नक्सलियों ने कोई बम तो प्लांट नहीं कर दिया। ये बहुत जोखिम भरा इलाका है जहां मेरे सहयोगी संजय ठाकुर पहुंचे। संजय, आप जब वहां पहुंचे और वहां ग्रामीण भी आपसे भटक गए, रास्ता भी आप भटक गए, लेकिन आप ग्राउंड जीरो तक पहुंच पाए, और इसलिए पहुंच पाए क्योंकि आप माओवादियों के साथ भी बहुत दिनों तक जंगल में रहे हैं, बहुत दिनों तक आपने समय बिताया है, इसलिए आप ये जानते हैं कि वो कहाँ रहते हैं। और उन जंगलों में वैसे तो बहुत डर है। अगर ये ऑपरेशन नहीं चले, 2 साल पहले स्पाइक होल्स के बारे में मैंने बताया, उसका जिक्र किया, मैंने प्रेशर बम के बारे में बताया, उसका जिक्र किया। वैसे तो बहुत डर था, अभी भी है वहाँ पर, लेकिन अभी उससे कोई चलाने वाला नहीं बचा है, क्योंकि खुद भी वो बचने की कगार में अपनी जान बचा रहे हैं। संजय, थोड़ा इस सफ़र के बारे में बताइए। और ये ऑपरेशन जहाँ हुआ, मतलब ये समझा जाए कि पाताल के नक्सलियों को मारा जा रहा है। संजय,
बिल्कुल, देखिए इससे पहले मैं बताता हूँ, आप जिस घटना का जिक्र कर रहे थे खबर की शुरुआत में, साल 2014 था, टाहकवाड़ा अटैक था और आप हमसे पहले उस ग्राउंड पे पहुंच गए थे। 15 जवान शहीद हुए थे, एक सिविलियन भी मारा गया था उस नक्सली हमले में। और आप जब वहां पहुंचे तब तक वहां फोर्स ने डिमाइनिंग शुरू नहीं की थी और आप रिपोर्टिंग करते हुए एक प्रेशर आईडीके और एक जिंदा बम के बहुत करीब पहुंच गए थे और उस वक्त का बहुत ये मशहूर जो है किस्सा था, बहुत लोगों ने इसको अपने वॉल पे लिखा था। दूसरी बात जो आपने कही कि इस इलाके में खतरे तो हमेशा रहते हैं, लेकिन ये तस्वीरें दिखाना, कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर आप लोग इतना जोखिम लेके ये तस्वीरें क्यों दिखाते हैं। इसका कारण ये है कि आप ये समझिए कि पहली बात, माओवादियों ने बस्तर के किस हिस्से में अपना कब्जा जमाया है। जब आप माओवाद को समझेंगे तो आपको ये बात भी जानना चाहिए कि आखिर वो कौन सा इलाका है जो माओवादियों के कब्जे में इतने सालों तक रहा। दूसरी बात, जब जवान इस इलाके में आते हैं तो जिस मर्री नदी को पार करके हम उस इलाके तक पहुंचे, जहां हमारे जूते गीले हो गए, हमको उस नदी को पार करने में बहुत दिक्कत गई, 4 नालों को हमने पार किया। जवानों ने भी उसी तरह उस नदी और नाले को पार कर वो नक्सलियों के कोर इलाके तक पहुंचे। उन्हें इस बात की बखूबी जानकारी थी कि इस बार नक्सली तैयारी के साथ बैठे होंगे, क्योंकि देखिए नक्सलियों के पास से LMG, AK-47, इंसास, SLR जैसी बड़ी ऑटोमेटिक राइफल मिली है। यही वजह है कि 3 जवान शहीद भी हुए। इस बार नक्सलियों की जिस टीम से फोर्स का सामना हुआ वो नक्सलियों की मिलिट्री टीम है। ये लड़ने में काफी माहिर होती है। ऐसे में जवान भी कितने मुश्किलों का सामना करते हुए नक्सलियों के कोर इलाके में जाते हैं और इस तरह के इनकाउंटर को अंजाम देते हैं। ये दिखाने के लिए भी हम सुनने कई में बार तो ऐसे इलाकों में आपकी ये जाते हैं कहानी ताकि बहुत आपको अच्छी ये लग बात रही है, अंदाजा हो। लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा लेसन है। लेकिन एक खबर और है, इसलिए मुझे माफ़ी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। फिलहाल आपको इस शानदार रिपोर्टिंग के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आपको और संजू को बहुत बहुत धन्यवाद।